सोलर सिस्टम में जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावना वाला ग्रह ये है जुपिटर, जिसका डायमीटर 3100 किलोमीटर है। जब से गैलीलियो ने 1610 में जुपिटर की खोज की है, तब से इसने साइंटिस्ट्स का काफी ध्यान खींचा है। एक्सप्लोरेशन से पता चला कि इसकी सतह पर बर्फ की एक मोटी परत है, और डेटा से पता चला कि नीचे लिक्विड पानी है। पानी का मतलब है जीवन की संभावना। इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए यूरोपा एक स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के लिए 6 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया था। कैप्टन यानजू के नेतृत्व में वे 5 साल का एक्सप्लोरेशन एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। एक लंबी फ्लाइट के बाद स्पेसक्राफ्ट जल्दी से अपनी तय ऑर्बिट में पहुंच गया। हालांकि नीचे उतरते समय स्पेसक्राफ्ट अचानक हिल गया और सिग्नल खो गया। यह एक तेज सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ था। इंजीनियर्स एंडर और जेम्स को रिपेयर के लिए कैप्सूल से बाहर निकलना पड़ा। ध्यान से खोजने के बाद उन्हें आखिरकार डैमेज्ड पैनल मिला, कंट्रोल डोर खोला और पता चला कि यह स्क्रू से जाम हो गया था। उन्हें इसे बाहर निकालने के लिए एक रिंच का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। इनर्शिया की वजह से एंडर बाहर फेंक दिया गया और उसके ग्लव्स फट गए। खुशकिस्मती से दोनों एक रस्सी से जुड़े हुए थे, एंडर और जेम्स। उन्होंने उसे वापस खींच लिया। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। फिर उन्हें पता चला कि जेम्स का स्पेससूट साइनाइड से ढका हुआ था। अगर वे अभी स्पेसक्राफ्ट में घुसते तो गैस तेजी से फैलती, जिससे सब जहर से मर जाते। ऑक्सीजन कम होने पर जेम्स ने हिम्मत करके एंडर को स्पेसक्राफ्ट में धकेल दिया और खुद स्पेस में जाने का फैसला किया। वे सभी चुने हुए लोग थे। इस समय दुख के अलावा वे ज्यादातर बेबसी महसूस कर रहे थे। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि यह एक्सपीडिशन मौत के करीब का अनुभव होगा। जल्द ही जेम्स स्पेसक्राफ्ट से और दूर चला गया और विशाल यूनिवर्स में गायब हो गया। काफी देर बाद ग्रुप कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गया, स्पेसक्राफ्ट का एटीट्यूड ठीक किया और मुवेई 2 पर लैंड करने की तैयारी में इक्विपमेंट ले जाने वाला एक छोटा लैंडर तैनात किया। हालांकि सतह से निकलने वाले हीट रेडिएशन के कारण स्पेसक्राफ्ट हिल गया, जिससे वह प्लान की गई लैंडिंग साइट से भटक गया। लैंडिंग पॉइंट अब टारगेट से बहुत दूर था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने इस जगह पर ड्रिल लगाने और फिर प्रोब को टारगेट पॉइंट की ओर बढ़ाने का फैसला किया। पानी के नीचे का प्रोब बर्फ की मोटी परत को भेदता हुआ सैकड़ों मीटर की गहराई तक पहुंच गया। इस समय अजीब आवाजें सुनाई दी। टीम ने बताया कि वे शायद समुद्र तल से आने वाली गूंज थीं। जैसे जैसे प्रोब धीरे धीरे नीचे उतरा, बर्फ की परत पर रोशनी की चमक और तेज होती गई। जैसे ही टीम अपनी खोज में लगी हुई थी, अचानक एक तेज रोशनी प्रोब के पास से गुजरी और फिर इंस्ट्रूमेंट्स ने कंट्रोल खो दिया। कैप्सूल के अंदर फुटेज को दोबारा चलाने पर कुछ पता नहीं चला। वापस भेजे गए डेटा से पता चला कि पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन प्रोब को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं था और न ही ये किसी चीज से टकराया हो सकता था। अब सिर्फ एना, जो बायोलॉजी की दीवानी थी। शुरू में उसे पानी के नीचे जीवन होने का शक था और अपनी थ्योरी को पक्का करने के लिए उसने सैंपल इकट्ठा करने के लिए स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने का प्लान बनाया। लेकिन टीम को बाहर जुपिटर से आने वाले रेडिएशन की चिंता थी। इसके बावजूद नाना बाहर जाने पर अड़ी रही, इसलिए उन्होंने उसे प्रोटेक्टिव गियर पहनने में मदद की और वह एयरटाइट कंपार्टमेंट से स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल गई। ये पहली बार था जब इंसानों ने जुपिटर की जमीन पर कदम रखा था। आसपास बहुत शांति थी। घबराहट और एक्साइटमेंट का मिला जुला एहसास था। वह अपनी टीम के साथियों का स्वागत करने के लिए वापस मुड़ी और टारगेट लोकेशन की ओर बढ़ी, अपने पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके सैंपल इकट्ठा करना शुरू किया। हैरानी की बात है कि इंस्ट्रूमेंट्स ने सैंपल्स में सिंगल सेल वाले जीवों का पता लगाया, जो धरती पर एल्गी जैसे थे। इस खोज ने उसकी टीम के साथियों को बहुत खुश कर दिया। लेकिन जैसे ही सब उत्साहित हुए, नाना ने आगे इंद्रधनुष जैसी चमक देखी। करीब से देखने पर उसने कंफर्म किया कि यह वही रोशनी थी जो एंडर ने पहले देखी थी। अजीब बात है, वह जितनी रोशनी के सोर्स के करीब गई, रेडिएशन उतना ही तेज होता गया। रेजिस्टर ने नाना से जोर देकर वापस आने को कहा, लेकिन तभी बर्फ की परत अचानक टूट गई और नाना से संपर्क टूट गया। हालांकि उन्हें कीमती सिंगल सेल सैंपल मिले, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक 2 टीममेट्स को खो दिया। इससे कैप्टन यानजू को पछतावा हुआ। अपने टीममेट्स की कुर्बानी बेकार न जाए, इसके लिए उन्होंने डेटा को धरती पर वापस लाने और छोड़ने के लिए एक सही लॉन्चर खोजने का फैसला किया। जैसे ही वापसी कैप्सूल धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, स्पेसशिप अचानक जोर से हिल गया। फिर बूस्टर में आग लग गई। 2000 मीटर की ऊंचाई पर इंजन की पावर अचानक चली गई और स्पेसशिप गिरने लगा। जरूरी पल में यानजू कॉकपिट से बाहर निकला और एयरबैग खोले। स्पेसशिप सफलतापूर्वक लैंड हो गया, लेकिन बिना प्रोटेक्शन के वह मर गया। इस समय ऑक्सीजन और गर्मी लीक हो रही थी और बर्फ पिघल रही थी। वे बर्फ में फंस गए थे। जांच करने पर पता चला कि फ्यूल लाइन का एक हिस्सा जम गया था, जिससे थ्रस्ट काफी नहीं था। इंजन चलाने के लिए रोजा को अंदर छोड़ दिया गया। दोनों ने प्रोटेक्टिव सूट पहने और रिपेयर के लिए बाहर निकलने की तैयारी की, लेकिन बर्फ की सतह बहुत नाजुक थी। जैसे ही डैनी ने सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए हैच खोला, स्पेसशिप जोर से हिला और डैनी अंदर गिर गया। उसका भारी स्पेससूट पानी में गिर गया, मतलब उसकी मौत। बाकी 2, एंडर और रोजा ने हालात पर बात की और स्पेसशिप को चलाने वाले स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए करने का फैसला किया। अगर सब मर भी जाते तो वे डेटा वापस धरती पर भेज देते। उसी पल एंडर के पीछे रोशनी की एक किरण दिखाई दी, जिससे कम्युनिकेशन ठीक हो गया। लेकिन एंडर का रोजा से कांटेक्ट टूट गया और वह अकेली रह गई। फिर उसने सारे हैच खोलने का फैसला किया।
अभी तक जो जानकारी नहीं मिली है उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी असल में क्या मायने रखती है। जैसे ही एयरटाइट हैच खुला, नदी का पानी केबिन में भरने लगा। वह चमकदार चीज़ पानी में मथने लगी। जिस पल स्पेसक्राफ्ट डूबा, नीली रोशनी छोड़ता हुआ एक बड़ा ऑक्टोपस दिखाई दिया। ये फोटो सफलतापूर्वक धरती पर वापस भेज दी गई। इस मिशन में 6 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए, लेकिन साशा ने अपने आखिरी पलों में ये कीमती तस्वीरें धरती पर वापस भेजी, जिससे लोगों को पता चला कि उन्होंने क्या अनुभव किया था। इंसानों का यूनिवर्स की खोज कभी रुकी नहीं है। ऐसे निस्वार्थ लोगों की वजह से ही हमें यूनिवर्स की बेहतर समझ है। उन्होंने मुश्किलों से हारे बिना साइंटिफिक रिसर्च के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इसी तरह हमारे देश में अनगिनत रिसर्चर हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना योगदान देते हैं। साइंस के उन गुमनाम हीरोज़ को सलाम।